कि इनकी जो बातें हैं वो सिर्फ बातें हैं, वादे हैं वो सिर्फ वादे हैं, अक्सर वादे खिलाफी होती है। गरीब की आवाज़ दबाई जाती, बड़े आदमियों की सुनवाई होती, बस और कुछ नहीं है। सरकार इतनी अच्छी व्यवस्थाएं दे रही है तो फिर क्यों बच्चे और माता पिता का जो रुझान है वो सरकारी छोड़ के प्राइवेट की ओर हो रहा है। ये भी तो एक बहुत बड़ा विषय है। युवा भटकता है बैंक में लोन लेने के लिए कि उसको ये कागज़ लाओ वो कागज़ लाओ, उसके बाद जब तक घूसखोरी ना करो जब तक बैंक भी लोन नहीं देता आज के समय में। नमस्कार, डीबी लाइव की टीम आ पहुंची है नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। नरसिंहपुर वही विधानसभा क्षेत्र जहां से भाजपा ने प्रहलाद सिंह पटेल को टिकट देके इस क्षेत्र की राजनीति गरमा दी है। आपको मैं बता दूं कि यहां पर अभी तक प्रहलाद सिंह पटेल के ही भाई जालम सिंह पटेल विधायक थे, लेकिन शायद उनकी कुछ विरोध था जिसके चलते यहां पर भाजपा को टिकट बदलना पड़ा और उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्री पर दांव लगाया है। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की तरफ से यहां पर लाखन सिंह पटेल जो हैं प्रत्याशी हैं और लाखन सिंह पटेल कितना क्या चुनौती एक केंद्रीय मंत्री को दे पाएंगे, किस तरह का चुनाव यहां पर आपका होगा, किस तरीके से नरसिंहपुर की जनता इस चुनाव को देखती है, क्या परिवर्तन की लहर है या भाजपा के कार्यों का प्रभाव यहाँ पर है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम अंदर शहर में चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जबलपुर से जब हम इधर आए तो सबसे पहले ये एक यहाँ का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है श्री दूल्हा देव महाराज मंदिर, जिसकी बहुत मान्यता है और हर शनिवार को यहाँ पर हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आप देख सकते हैं कि आज भी यहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालु आए हुए हैं और हम यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे और शहर में भी अंदर जाएंगे तो देखते हैं कि क्या कहती है नरसिंहपुर की जनता। आइए चलते हैं अंदर शहर में और यहाँ के नागरिकों से बात करते हैं। यहाँ पर वरिष्ठ लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे हैं, कितना विकास यहाँ क्षेत्र का हुआ है, किस तरीके से ये देखते हैं। दादा, कैसी स्थिति है नरसिंहपुर में, क्या विकास हुआ है, क्या सरकारी योजनाएँ पहुँची हैं? ठीक है, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करना चाहिए और जो सुविधाएं जन सहयोग से, सबके सहयोग से सबका हित होना चाहिए, वो व्यवस्थाएं होना चाहिए, सबके हित की व्यवस्था होना चाहिए। अभी हैं वो व्यवस्थाएं? अब जितनी चल रही है वो तो संतोषजनक है, ठीक है, बाकी और जितना प्रयास अच्छा हो सके उतना करना चाहिए। चुनाव आ रहे हैं, क्या स्थिति लग रही है? अब चुनाव के बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता इस बारे में। फिर भी अब काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं, 20-22 दिन है। अभी तो समय है, उस पर जो विचार बनेगा फिर आगे फिर भी बनेगा। किसकी स्थिति नहीं, अभी इस विषय में मैं कुछ नहीं बोल सकता। बताएं दादा, कुछ बोलेंगे चुनाव पर? चुनाव अपनी बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार, जालम सिंह जी जीतेंगे। जालम सिंह जी को तो टिकट ही नहीं मिला, प्रहलाद जी को मिला है। अच्छा, बताएं दादा, बताएं क्या लग रहा है, क्या हालात हैं? हालात तो हाँ, विकास तो हुआ, अच्छा हुआ, अच्छी पोजीशन बनाई है भारतीय जनता पार्टी। अच्छी पोजीशन बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं दोबारा से आप? भाई लोगों की चर्चा है, जो तो अपनी का है, लोगों का मान लो चर्चा है इस तरीके का, मान वही आना चाहिए। कितने विकास कर दिए बताइए आप। अब लोग कहते हैं कि फलाना ऐसा ढकाना ऐसा, अपन भी देखते आ रहे हैं लोगों को, माने सुविधा कितनी हो गई। अच्छा, बिजली आती है? अभी बिजली तो माने कल रात में भरगोल हुई थी, माने इतने दिनों पहले तो भारी माने कंडीशन खराब रहती साहब, हम तो गैस स्टोव को काम करते। कितने घंटे जाती है बिजली? अभी तो मैंने दिन में कभी 1-2 घंटे के लिए, रात में माने कल रात में भर गई थी। मौजूद हैं, क्या लग रहा है आपको? चुनाव आने वाले हैं, कुछ ही दिनों में वोटिंग है, किस तरफ रुख है जनता का? जनता का रुख तो विकास की तरफ है। जहाँ विकास देख रहे हैं, चाहे संबल हो, आयुष्मान हो या शिक्षा की व्यवस्था हो, सबका ही व्यवस्था बढ़िया चल रही है भारतीय जनता पार्टी के समय में। तो रुझान लगभग 90% तो हम समझे कि बीजेपी के पक्ष में ही होगा। बीजेपी के पक्ष में रुझान बता रहे हैं। बहुत सारी योजनाओं की बात करी, संबल में भी बहुत भ्रष्टाचार के केस आते हैं और आयुष्मान की बात करें तो आयुष्मान में भी पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 है आयुष्मान घोटाले में। जो उजागर भी हुआ था, मुख्यमंत्री को बहुत जो है उस समय थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि बैकफुट पे थे मुख्यमंत्री। तो ये घोटाले भी बहुत हुए हैं आयुष्मान में और संबल में। देखिए क्या होता है, जो हॉस्पिटलाइजेशन होता है, जो डॉक्टर होते हैं वो ये कालाबाजारी करते हैं। आम व्यक्ति, जिस व्यक्ति को समस्या हुई है, उसका तो लक्ष्य ये होता है कि संबल या आयुष्मान के जरिए उसका इलाज हो जाए। उसको ये पता नहीं होता है कि कौन कालाबाजारी कर रहा है। यदि आप इसके प्रति अगर शासन को जिम्मेदार दें तो मेरे ख्याल से ये उचित होगा, क्योंकि प्रशासन व्यवस्था अगर सही होती है तो वो जांच करती है और जांच का विषय होना भी चाहिए।
जहाँ कालाबाजारी करती है, यहाँ पे बड़े बड़े जो हॉस्पिटल जो चला रहे हैं उनका हाथ होता है, आम व्यक्ति का हाथ नहीं होता उसमें। हाँ, देखिए यहाँ पर काला बाजारी की बात मान रहे हैं, गलत तो हो रहा है, लेकिन उसमें अस्पताल का दोष बता रहे हैं, ऐसा कहना है इनका। हमारे साथ में कुछ और भी युवा खड़े हुए हैं। क्या लग रहा है आपको, किस तरफ माहौल है? देखिए साहब, माहौल का तो जो कहें वो ठीक ठाक है, लेकिन जो कार्य हुए हैं कहीं ना कहीं उन गाँव में हम अच्छाई भी देखते हैं और बुराई भी देखते हैं। लेकिन जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे लाडली बहना योजना आ गई, कहीं ना कहीं सरकार, जब शिवराज सिंह चौहान खुद कहते हैं कि हम मतलब व्यवस्था कर रहे हैं, व्यवस्था करने का क्या मतलब है? आपके पास में यदि है तो वो दीजिए, कहाँ से व्यवस्था करेंगे, कहाँ से लाएंगे पैसा? और जो पैसा लाएंगे क्या वो भरना किसको है? जनता को भरना है या सरकार को भरना है? यदि आप व्यवस्था करके पैसा देते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर बोझ आता है। आज के समय में प्रति व्यक्ति कम से कम 50,000 से लेकर 60,000 तक प्रति व्यक्ति जो है कर्जे में है। और रही सवाल योजनाओं की, जैसे नल जल योजना चल रही है, हमने कई गाँव में जाके देखा है, पूरी जो योजना है वो व्यस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं। अधिकारी और सीएम हेल्पलाइन पर जब जाके कंप्लेंट करते हैं तो लोगों का कहना रहता है कि आपकी जो शिकायत है वो 1 हफ्ते में हल कर दी जाएगी, परंतु दबाव बना के या किसी भी कारणवश वो योजनाओं को बंद करने का, जो अपनी जो शिकायत कंप्लेंट रहती है उसको बंद करने के ऊपर ज़्यादा उनका फोकस रहता है कि किसी भी तरह से ये जो बंद हो। हमने देखा है कि रोडों की जो स्थिति है, कुछ समय पूर्व पीडब्ल्यूडी के द्वारा कई सारी रोडें जो उनको व्यवस्थित करने के लिए काम किया गया था, परंतु देखा यह है कि ठेकेदारों के माध्यम से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कर दिया गया। भ्रष्टाचार होता है बिल्कुल, और जनता की शिकायतों की सुनवाई नहीं होती, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन पे फोर्सफुली बंद कर दिए जाते हैं, ऐसा आपका कहना है। तो कहीं ना कहीं दबाई जाती है, गरीब की आवाज़ दबाई जाती, बड़े आदमियों की सुनवाई होती, बस और कुछ नहीं है। जनता, हाँ, देखिए, गरीब की आवाज़ दबाई जाती है, यहाँ पर ये हालात बता रहे हैं। और आपको बता दूं, वैसे तो हमारे देश में भी ज़्यादातर गरीब हैं, और नरसिंहपुर में अपन बात करें जहाँ खड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है इकोनॉमिकल पावर नहीं है लोगों के पास में, ज़्यादातर गरीब तबका ही रहता है। आप थोड़ा बताएं किस तरीके से देख रहे हैं, ये चुनाव होने वाले हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? क्या चल रहा है का दोनों पार्टियों में, तो अपनी अपनी तो सब कोई बात कर रहा है, हम जीतेंगे हम जीतेंगे, मगर जनता के पास बहुत मुद्दा है, बहुत ज़्यादा। अगर ग्रामीण क्षेत्र जाकर देखो तो जो स्वास्थ्य विभाग है ना, एक भी डॉक्टर मिल जाए, कोई अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलेगा। मैं खुद जाके देखता हूँ, स्कूल में चले जाएं तो 12 बजे मास्टर लोग पहुँच रहे हैं शिक्षा विभाग में, 12 के आगे कोई मास्टर नहीं, और 3 बजे स्कूल बंद करके 4 बजे घर आ जाते हैं, जबकि 5 का उनका फुट टाइम है। तो देखिए, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, ये है विकास की हकीकत यहाँ नरसिंहपुर में। ये हमारे यहाँ के नागरिक बता रहे हैं। हमारे साथ में एक और यहाँ पर व्यक्ति खड़े हुए हैं, फ़ोन पे बिजी हैं, हम जब तक दूसरे ही कुछ लोगों से चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा आप फिर से बताएं, आपने बोला पीडब्ल्यूडी वगैरह, तो क्या भ्रष्टाचार बहुत है? मतलब ऐसा है कि 1 लाख का प्रोजेक्ट आया, 80,000 खप गए, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, जो आपने भ्रष्टाचार की बात कही, काम क्या हुआ, क्या होना चाहिए, क्या व्यवस्थाएं हैं जो सुनियोजित तरीके से सरकार द्वारा जो एक सही दिशा में होना चाहिए कार्य, क्या वो होते हैं? वास्तविकता तो ये है कि जो जब काम होते हैं उन पर अधिकारियों की निगाह होनी चाहिए। कि जब भ्रष्टाचार होता है, जब जनता उसको देखती है, जनता क्या है, कहीं ना कहीं दबाव के कारण नहीं बोलती है, परंतु जब अधिकारी और जो ठेकेदार होते हैं उनकी सांठ गांठ के साथ ये काम किया जाता है, तो उसके बाद जो है पूरा लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जितने भी ठेके हैं, ठेके तो जो है बड़े बड़े मंत्रियों के रिश्तेदारों के हैं, तो फिर अधिकारी करे क्या? अधिकारी तो मंत्रियों के दबाव में रहता है। देखिए, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वहाँ से ही पहुँचता है। कहीं ना कहीं सरकार भी ये मानती है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन वहीं से होता है, जो आप कह रहे हैं। अच्छा, मेन बात आती है जो सरकारें बोलती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो शिक्षा की हालत ये है कि जहाँ 100 बच्चे हैं वहाँ 1 टीचर है, और जहाँ 3 या 4 बच्चे हैं वहाँ 2 टीचर हैं। तो ये स्थिति है शिक्षा की। और स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो मतलब होते हुए भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयड नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो और दूसरा ये कि जब ये शिक्षा की बात आती है तो कहीं ना कहीं शिक्षा को जो है एक बहुत बड़ा उद्योग बना दिया गया है, ये व्यवसाय बन चुका है, सरकारी शिक्षा व्यवसाय बन चुका है। लेकिन उसके लिए तो सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों पे ताले डल जाएं और सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ें। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब सरकार इतनी अच्छी व्यवस्थाएं दे रही है तो फिर क्यों बच्चे और माता पिता का जो रुझान है वो सरकारी छोड़ के प्राइवेट की ओर हो रहा है? ये भी तो एक बहुत बड़ा विषय है। क्या सरकार को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए?
सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। युवा बहुत यहाँ जोश में हैं और सरकार की बहुत सारी कमियों को दनादन गिना रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, सरकार की जो ये कमियां बना रहे हैं कि स्कूल जो हैं वहाँ पे शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में जो है डॉक्टर्स नहीं है, ये स्थिति कमोबेश देखी जाती है, ग्रामीण स्थिति बहुत भयावह है, तो क्या इस ओर सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए? जी बिल्कुल, आपका कहना सर्वथा उचित है कि शासन को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि भाई साहब ने यहाँ भी बताया कि सीएम राइज स्कूल, जैसे आपने चर्चा की, सीएम राइज की व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है, तो क्या है, अच्छी बिल्डिंगों की व्यवस्था करना और अच्छी शिक्षा व्यवस्था करना एक अलग बात होती है, लेकिन आप जो कानून पारित करते हैं उनको सुचारू रूप से इस ज़मीन पर जैसे चलते हैं उन अधिकारियों के समक्ष और उनकी निगरानी में यदि हो तो मेरे ख्याल से शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी। आप निगरानी की बात कर रहे हैं, ये निगरानी का ही तो काम सरकार को है। सरकार क्यों चुनते हैं? हम सरकार इसलिए चुनते हैं कि हमको जो सुविधाएं मिल रही हैं उस पर सरकार निगरानी रखे। तो निगरानी में कहीं चूक हुई है भाजपा सरकार से, शिवराज सिंह फेल हो गए? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी में शिवराज जी की निगरानी में कमी हुई है, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक पिता होता है तो उसको ट्रीट करना होता है कि अपने बच्चों को क्या चाहिए। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि जो अधिकारी होता है, जिसका क्षेत्र होता है, तो उसको यदि ईमानदारी से पालन करे तो मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार नहीं होगा। ईमानदारी से पालन करे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, और ईमानदारी से पालन नहीं हो रहा है इसलिए भ्रष्टाचार हो रहा है। एक मिनट, भाई साहब पीछे खड़े हुए हैं, काफ़ी कुछ मुझे लग रहा है उनको बोलने का है, लेकिन पीछे खड़े हुए, क्या लग रहा है आपको? चुनाव आने वाले हैं, भाजपा ने बड़ा दांव चला है, प्रहलाद सिंह पटेल को चुनाव में उतार दिया है, तो क्या ये भाजपा का डर है कुछ कि इतने बड़े बड़े मंत्रियों को उतारना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो जनता के ऊपर है, जनता जिसको चुन ले, डर से कोई वो नहीं है। जिसका काम अच्छा होगा वो तो जीतेगा। देखिए, तो जिसका काम अच्छा होगा वो जीतेगा। तो जालम सिंह पटेल जी यहाँ पर भाजपा से ही विधायक रहे हैं, तो क्या उनका काम अच्छा नहीं था, उनका टिकट काटना पड़ा? वो तो कटा है तो वो तो कुछ तो फर्क होगा। नहीं, क्या कारण रहा, क्यों काटना पड़ा उनका टिकट? अब वो तो जनता ही बताएगी क्यों कटा है उसका टिकट। जनता शायद बताने वाली थी इसलिए कट गया है टिकट। क्या लगता है आपको, जालम सिंह जी का टिकट क्यों काट दिया? देखिए, इस बारे में मैं नहीं कहूँगा, जो डिसीजन था वो पार्टी ने ले लिया है, और जो भी कुछ आगामी समय में होने वाला है वो पार्टी डिसीजन करेगी। कैसा प्रचार होना है, प्रचार चालू भी हो गए हैं, और अब आगे जनता का मानना है कि वो किसको मत देकर अपना नेता चुनती है। ये जायज़ सी बात है, जनता के ऊपर डिसाइड करता है। बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो है मत की शक्ति जनता के पास होती है, तो जनता ही चुनती है। अब जनता किसको चुनेगी ये तो 17 तारीख को ही जो है वो डिसाइड होगा, और 3 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि जनता ने नरसिंहपुर से किसको चुना है। में हम एक चाय के टपरे पे खड़े हुए हैं, यहाँ पर कुछ आम नागरिक मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये चुनाव को देख रहे हैं। चुनाव आने वाले हैं, दादा कुछ बोलेंगे? क्या है चुनाव की स्थिति? चुनाव की स्थिति पे यहाँ देखते हैं, कुछ लोग आराम से बैठे हुए हैं। दादा, चुनाव में क्या स्थिति लग रही है? चुनाव की स्थिति क्या लग रही है? साफ सब कुछ है। बताएं चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दों चुनाव पे? में क्या है, एक तो बेरोजगार बच्चे, पढ़े लिखे युवा मारे फिर रहे हैं, तो इन 15-18 सालों में शासन ने युवा बच्चों की बिल्कुल बर्बादी कर दी है। तो अब सोच समझ के वोट देना चाहिए, सोच समझ के कि हमें किस को चुनना है जो अच्छा हो, काम करे। बच्चे नौकरी चाकरी में भटक रहे हैं, नौकरी चाकरी, बेरोजगार फिर रहे हैं, तो बेरोजगारी के अच्छा महंगाई भी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसमें विचार करने चाहिए वो बच्चों को। तो देखिए, सोच समझ के लेना चाहिए। युवाओं की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी है, अच्छी शिक्षा नहीं है, महंगाई ज़्यादा है। इतनी महंगाई हमने 66 साल की उम्र में आज तक कभी नहीं देखी। हाँ, इतनी महंगाई नहीं देखी। महंगाई है दादा? महंगाई है साहब, परेशान है महंगाई से। और गरीब बच्चों को बच्चे बेरोजगार हैं। बिल्कुल है। इस बहुमत में हम नहीं हैं कि आप लाली पाक दें और वोट मांगें, लाली पाक दें और वोट मांगें, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉलीपॉप क्या है? लॉलीपॉप पैसा दे के दे रहे हैं और हमसे हमारी चमड़ी उधेड़ रहे हैं। गैस सिलेंडर पहले 2003 में 365 या 70 रुपये का था, आज 950 को और 1100 को 1150 को मिल रहा है। क्या है जी भाई, क्या है?
इसके पहले भी अंग्रेज लोगों ने भी शासन किया है पर चमड़ी नहीं उधेरी। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने भी शासन किया लेकिन चमड़ी नहीं उधेड़ी। देखिए मामा की एक भांजी है, छोटी सी रो रही है शायद मामा की याद आ रही होगी इसे। और भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। बताएं भाई साहब ज़रा क्या हाल है चुनाव में? चुनाव में क्या स्थिति लग रही है? क्या स्थिति लग रही है चुनाव में? चुनाव में क्या स्थिति लग रही है? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। कौन जिता रहे हैं, किसको जिता रहे हैं? अभी तो बीजेपी है। बीजेपी को जिता रहे हैं। आप किसको जिताएंगे? कांग्रेस। कांग्रेस को क्यों? बीजेपी तो इतने काम कर रही है, बड़ी बड़ी वादा का उस काम करे तो बदलना भी चाहिए ना सरकार। बच्चों की नौकरी भी लगनी चाहिए। 2 बच्चा हैं तो इनकी भी नहीं लगी, वे भी प्राइवेट कर रहा है। और क्या समस्या है? और समस्या कुछ नहीं है। मकान बन गया, मकान का पैसा मिला था और राशन मिला था। नल जल का पानी पहुंच रहा है? हाँ, अच्छा पानी पहुंच रहा है। बिजली भी कभी कभी गोल हो जाती। वृद्ध पेंशन वगैरह मिल रही है। अच्छा, आपके घर में कितने सदस्य हैं? हम 2 हैं। 2 सदस्य। बस। बच्चे सब 2 ही अलग 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 हो? सब अलग बच्चों अलग। को भी लाभ मिला कुछ नहीं? हाँ, मिल रहा है। छात्रवृत्ति का लाभ मिला हो? मिल रहा है। अच्छा। हाँ। क्या है आपके घर में खास तौर पर, क्या धंधा करते हैं आप? धंधा हम प्रेस का करते हैं। अच्छा, प्रेस का काम करते हैं। हाँ जी। अच्छा, सरकार जो योजनाएं दे रही है 10,000 रुपए का लोन वगैरह भी दे रही है, हाँ। लिया आपने? हाँ, लिया है। लिया है। अच्छा, कब कितने समय पहले लिया? हमने पहले लिए 10,000 बेपट गए। हाँ। इसके बाद में 20,000 लाए हैं तो 4 किस्तें रह गई। 4 किस्त रह गई। हाँ। अच्छा, और आपका जो घर है बढ़िया है? सफाई वफाई बढ़िया है? नहीं, सब सफाई है। अच्छा, आपकी विधानसभा में जी जो है कांग्रेस से लाखन सिंह को उतारा है हाँ। और भाजपा से जो है केंद्रीय मंत्री जी को उतार दिया है। क्या हाँ। कहेंगे आप, किसने काम अच्छा किया है? कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं या भाजपा की? अब और अपेक्षा क्या है? मतलब ये है कि आप क्या हो रहा है, जीत जाएगी तब मिलेगा 1 गिलास पानी, और ये तो जीते चाहे हार हमें अब दे रहे हैं 1 गिलास पानी पीवे। अच्छा, दे रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो फिर अब यही बारी देखने पड़े। अच्छा, तुम बताओ। नरसिंहपुर की कुछ जनता हमारे साथ है। क्या नरसिंहपुर के मुद्दे हैं, क्या हालात हैं, क्या विकास हुआ है या विकास से मरहूम है, क्या है यहाँ की जनता की मांग, क्या है यहाँ के मुद्दे, और जिस तरीके से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री को उतारा है उसे किस तरीके से यहाँ की जनता देखती है, आइए जनता से ही जानते हैं क्या मुद्दे हैं नरसिंहपुर में। मतदान किस मुद्दों को देखते हुए होगा? मतदान विकास को देखते हुए होना चाहिए, और मतदाता जो भी हैं सभी यही सोचते हैं कि हमारे मतदाता जितने हैं सभी ये सोचते हैं कि नरसिंहपुर का विकास अच्छा हो। नरसिंहपुर में एक समय में 3 मंत्री रहा करते थे, अभी इधर पर एक भी मंत्री नहीं है। तो कहीं ना कहीं मांग होगी, अगर भाजपा की सरकार आए या कांग्रेस की सरकार आए, इधर से कोई मंत्री बने और ज़िले का विकास हो। मंत्री बने और ज़िले का विकास हो, क्योंकि पहले यहाँ से 3 मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर ना तो कोई मंत्री है ना यहाँ का कोई रहनुमा है, इसलिए विकास में पिछड़ गया है नरसिंहपुर। क्या नरसिंहपुर विकास में पिछड़ गया है? क्या कारण है कि नरसिंहपुर विकास में पिछड़ गया है? दोनों बातें बताएं। जी, तो पूरा प्रदेश और पूरा देश जान रहा है कि विकास में कितना पिछड़ा हुआ देश है, या कितना पिछड़ा हुआ जिला है, या कितना पिछड़ा हुआ मध्य प्रदेश है। यदि उनको स्वयं को पता है कि हमने कोई विकास नहीं किया, तभी तो 7 मंत्री, केंद्रीय मंत्री सांगने उतार दिए हैं, सांसद उतार दिए हैं। किस बात का डर था? पहले जब विधायक लड़ते थे, आम आदमी प्रत्याशी के रूप में आता था, चुनाव लड़ता था, तब तो इतना डर नहीं था। अब इस बार ऐसा क्या डर पैदा हो गया कि विकास हुआ ही नहीं है, इस वजह से सांसद और मंत्रियों को उतारना पड़ रहा है। लगातार बात करते हैं हम विकास की, रोड की बात करते हैं, कहीं रोड नहीं है। रोड बनती भी है तो उसकी कोई मरम्मत नहीं होती। मरम्मत के नाम पर हज़ारों लाखों रुपए निकाल लिए जाते हैं। यहाँ नरसिंहपुर की बात करें, नगर पालिका में तो CMO फराहर चल रहा है अभी। फराहर के साथ साथ अभी 2.5 करोड़ रुपए का जो कायाकल्प योजना के तहत 8 रोडों के लिए सैंक्शन हुआ था पैसा, उसका कोई पता नहीं है। क्या है ये व्यवस्था है, क्या विकास है? अब घर घर गांव जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, किस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं? काय का विकास? देखिए विकास की बात कर रहे हैं कि विकास जो है यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है। विकास कहीं हुआ ही नहीं है। काफ़ी बड़े बड़े भ्रष्टाचार की भी बात कर रहे हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार झेल रही है जनता। भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पर? नगर में भ्रष्टाचार तो
सबसे ज़्यादा यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर सीवर लाइन के नाम पर रोड खोद दी गई हैं, रोड का भराव नहीं हो रहा है, जहाँ जहाँ देखो रोड खुदी हुई है। और विकास के मामले में हमारे नरसिंहपुर में तो मतलब विकास, और आप रोज़गार की बात जो की जाए, युवा जो रोज़गार पे वोट देता है, रोज़गार के नाम पे हमारे नरसिंहपुर में कुछ भी नहीं है। आप पड़ोसी ज़िले देख लो, चाहे सागर हो, छिंदवाड़ा हो, वहाँ पर विकास बहुत है। आप हमारे गाड़ा वाड़ा को देख लीजिए, खुद एक जिला बनने की वो उस पर कगार पे खड़ा है। उधर पर NTPC है। हमारे नरसिंहपुर में चाहे केंद्रीय मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हो, विकास नाम मात्र का नहीं है नरसिंहपुर में। विकास नाम मात्र का नहीं है नरसिंहपुर में। गाडरवारा एक तहसील है, वहाँ पर जो है NTPC है, और युवाओं को सबसे बड़ी मांग है कि रोजगार हो। रोजगार के मामले में छिंदवाड़ा को आगे बता रहा है ये युवा। तो यहाँ पर छिंदवाड़ा यदि आगे है तो फिर नरसिंहपुर क्यों पीछे रह गया, ये बड़ा विषय है। क्यों पीछे रह गया नरसिंहपुर? पीछे इसलिए रह गया कि सबका एक ही लक्ष्य रहता है भ्रष्टाचार करने का। अभी मान के चलिए यहाँ पे एक टोल प्लाजा बना है, प्लाजा के नाम पे एक पार्क टाइप से बनाया है, उसमें 30 लाख रुपए से बनना था। 30 लाख रुपए उसकी जो निकलना चाहिए था, उसको 80 लाख रुपए में बना दिया। यहाँ पे 3-4 चीज़ ऐसी हैं, जैसे सिंगरी नदी है। सिंगरी नदी में करोड़ों रुपए हर साल निकालते हैं, उसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ, वो वैसी की वैसी पड़ी है। एक नरसिंह तालाब है, उसमें भी हर साल वो तो एक ऐसा है कि अपन जैसे पेड़ लगाते थे, फूल तोड़ लाते हैं, फिर उसमें फूल हो जाते, फिर तोड़ लेते, फिर फूल हो जाते, फिर तोड़ लेते, ऐसा चलता रहता है। तो वो भ्रष्टाचार का पेड़ है, भ्रष्टाचार के फूल तोड़ते रहिए। ये व्यवस्था किसने कर रखी है? जब सब जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जो भी आता अपनी रोटी से। जनप्रतिनिधि यहाँ पर अभी तक जो विधायक थे वो तो जालम सिंह पटेल भाजपा से थे। विधायक या सांसद कोई भी रहे, पर इस चीज़ का देख रेख तो करना चाहिए कि किस चीज़ के लिए पैसा निकल रहा है, उस चीज़ का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस चीज़ के लिए। जैसे सिंगरी नदी है, नदी के लिए खुदाई के लिए पैसे निकलते, खुदाई के लिए मिट्टी भी बेच दी जाती है, और उसको जो पैसे निकलते वो भी हड़प लिए जाते। किस बात का विकास है, आप बताइए? विकास इस बात का है कि मिट्टी भी बेच दी जाती है। और देखिए, वास्तव में ये एक बड़ी बात कह रहे हैं कि यदि विकास धरातल पे दिखाई देता तो केंद्रीय मंत्री को जो है वो चुनावी रण में नहीं उतारना पड़ता। एक और साथी हमारे साथ यहाँ पर हैं, क्या देख रहे हैं? मतलब विकास बहुत बड़ा मुद्दा है। शिवराज जी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि विकास पूरे प्रदेश में कर दिया है। देखिए, मैं आपकी बात को थोड़ा सा हटके करूँगा। नरसिंहपुर ज़िले की बात करें तो नरसिंहपुर ज़िले में जो कहते हैं युवाओं के लिए क्या किया है सरकार ने, युवाओं के लिए क्या किया है? आज कॉलेज के नाम पे छात्र छात्राओं को बाहर जाना पड़ता है, दूसरे जगह पे जाके उनको स्टडी करना पड़ती है। इतने मंत्री रहे, इतने सरकार आई गई, किसी ने नरसिंहपुर की तरफ ध्यान नहीं दिया। जहाँ तक मेरे भाई ने एक बात बोली थी कि मिट्टी खोद के बेचते, सच्चाई है। मेरे पास खुद एक ऐसा मंज़र है कि जिस पे 36 लाख की लागत लगी। अगर उस जगह को जाके देखें तो मुश्किल है कि 6 लाख खर्च हुए होंगे। मानसरोवर तालाब बनाया, भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? कहाँ है मंत्री? आज वोट के लिए आप घर घर जा रहे हैं, हम ये देंगे वो देंगे। आपको धरातल की स्थिति में आपको बताऊं, मेरे पास एक ऐसा गांव है जहां जो वास्तव में पात्र है, जिसको प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए था, वो आज भी टूटी टपरिया में रह रहे हैं। क्या विकास? प्रधानमंत्री आवास कागजों पे मिल गए क्या? क्योंकि बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, मोदी जी भी कहते हैं, शिवराज जी कहते हैं कि हमने आवास दिए हैं लोगों को। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि इनकी जो बातें हैं वो सिर्फ बातें हैं, वादे हैं वो सिर्फ वादे हैं। अक्सर वादे खिलाफी होती है कि वादा खिलाफी कर रही है सरकार। और एक बहुत बड़ी बात कही कि 36 लाख मानसरोवर में लगने थे कहीं पर तालाब में, और 6 लाख लगे। अब आप आकलन कर लीजिए कि कितने प्रतिशत का भ्रष्टाचार ये हुआ है। अभी आप ये बताएं कि एक मैं ये मानता हूँ कि जो युवाओं के लिए रोज़गार है ये बड़ी समस्या है, क्योंकि यदि रोज़गार होगा तो ना तो अपराध होगा ना कुछ और होगा, लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी वादे होते हैं, युवाओं को रोज़गार क्यों नहीं मिल पाया इस क्षेत्र में? युवाओं को रोज़गार इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आप भी जानते हैं इस समय रोज़गार है भी नहीं। रोज़गार खुद सृजन करना पड़ेगा युवाओं को। आज जैसे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं रहती हैं कि आप लोन ले लीजिए, बैंकों से लोन लीजिए। आज बैंक, युवा भटकता है बैंक में लोन लेने के लिए कि उसको ये कागज़ लाओ, वो कागज़ लाओ। उसके बाद जब तक घूसखोरी ना करो, जब तक बैंक भी लोन नहीं देता आज के समय में, उसके बाद पिछले 10 सालों ये इनका कहना है घूसखोरी मतलब भ्रष्टाचार। जो युवा खुद ही बेरोजगार है वो फिर घूस कैसे देगा? घूस कहाँ से देगा? अब पिछले 10 सालों से हम भी देख रहे हैं कि भाजपा का शासन है नगर में। आप स्ट्रीट लाइटों की हालत देख लीजिए, उसके नीचे आप खड़े हो जाओ रात में तो रोशनी नहीं रहती। महिलाएं अगर रात में निकल जाएं तो वहाँ उनको रोशनी नहीं मिलती कहीं पर। रोडों की हालत जंजर है नरसिंहपुर नगर में। हालत देखिए ये है। एक ये हमारे साथी फिर से हमें बुला रहे हैं, क्या बताएं? मैं आपको एक विकास का यहीं पे एक
नज़ारा दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा भैया वो कैमरा देखें जहाँ मोटरसाइकिल खड़ी है, ये वर्तमान में काम हुआ है। देखिए ये काम हुआ है और ये यहाँ पर एक विकास की तस्वीर बैठी हुई है। हमारे सामने एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं और उनकी हालत भी बता रही है कि नरसिंहपुर का विकास ये है। तो यहाँ पर हम एक दो चीज़ों पे और, क्योंकि विकास की हकीकत यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि अभी जो बड़े बड़े वादे हैं शिवराज जी की, बड़ी बड़ी घोषणाएं करी हैं उन्होंने अंतिम समय पे, और फिर मंत्रियों को भी उतार दिया, तो क्या जनता इन चीज़ों को देखकर वोट देगी या कहीं बदलाव की लहर है नरसिंहपुर में? बदलाव की टोटल लहर है और अब जनता को भी पता है और उनको भी पता है। जनता से ज़्यादा उनको पता है कि क्या होने वाला है, इसीलिए बार बार कहीं इस योजना को उनने तो चुनाव से पहले ही वोट खरीदने की कोशिश की है। लाडली योजना चलाई है, उनने कहा किसानों को सम्मान निधि दी गई है, तो इस बात से उनको खुद अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि परिवर्तन की लहर है। उनको खुद समझ में आ रहा है कि अब हमारी सरकार आने वाली नहीं है। तो देखिए भाजपा को लग रहा है कि अब उनकी सरकार आने वाली नहीं है और चुनाव से पहले बदलाव की लहर जो है वो भाजपा को भी दिखाई दे गई, इसलिए उन्होंने वोट खरीदने की कोशिश करी और वोट खरीदने के लिए ही इतनी सारी जो है लोक लुभावनी योजनाएं शिवराज जी द्वारा चलाई गई। लेकिन यहाँ नरसिंहपुर की जनता बता रही है कि वो इन लोक लुभावनी योजनाओं में आने वाली नहीं है। अब देखना होगा कि 17 तारीख को जब मतदान होता है तो ये जो जनता जनार्दन है वो किसके हक में फैसला देती है। DB लाइव के लिए मैं गजेंद्र इंगले नरसिंहपुर से।